हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और हम इस चैप्टर के लास्ट में हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं संकुल यौगिकों के उपयोग। ये संकुल यौगिक क्या काम आते हैं? खास इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं है, पर कभी कभी इससे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो सबसे पहले उपयोग की बात करते हैं संकुल यौगिकों के धातु निष्कर्षण में। देखो, धातु निष्कर्षण में आपने एक चैप्टर पढ़ा था, धातु निष्कर्षण मेटलर्जी, चैप्टर नंबर 6। मैंने एक बात बताई थी, आप ध्यान करो, सोने व चांदी का आपने निक्षारण पढ़ा था ना, वहां पर संकुल यौगिक बनते थे। जैसे सोने की अभिक्रिया अपन ने NaCN को, सोने को NaCN के जलीय विलयन में डाला था, ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करी थी, तो वहां पर ध्यान करो, सोने का संकुल यौगिक बनता था ना। ऐसी चांदी का भी बनता था। फिर वहाँ जिंक धातु डालते थे, जिंक धातु डालने पर हमें Ag या Au धातु प्राप्त हो जाती थी। तो सोने व चांदी के निक्षालन में, धातु निष्कर्षण में संकुल यौगिकों का उपयोग पढ़ रहे हैं, तो तुम देखो धातु निष्कर्षण में सोने व चांदी के निक्षालन में पहले संकुल यौगिक निर्मित किया जाता है। फिर संकुल यौगिक से इस सोने या चांदी धातु को क्या किया जाता है? प्रतिस्थापित। ठीक है। निकेल की मांड विधि में है, शुद्धिकरण की विधियां पढ़ी थी आपने, उसमें निकेल की मांड विधि आई थी। निकेल की अभिक्रिया उच्च ताप पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से कराई थी, तो एक संकुल यौगिक बना था, ध्यान आए तो आपको। टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0, ये संकुल यौगिक बना था वहां पर। तो मैं ये कह सकता हूं कि धातु निष्कर्षण में भी संकुल यौगिकों का महत्वपूर्ण योगदान है। हम लिख सकते हैं धातु निष्कर्षण में संकुल यौगिकों का उपयोग होता है, या संकुल यौगिकों का महत्व। भाई ये की टॉपिक है, ये संकुल यौगिकों का उपयोग समझ लो या महत्व समझ लो। का उपयोग होता है जैसे Ag व Au के निक्षालन में, समझ गए होंगे, चांदी व सोने के निक्षालन में। है Ni की मांड विधि में, निकेल की मांड विधि में, ये आपने पहले पढ़े हैं। तो अपन ने दो जगह देखी हैं, इनको चाहे तो अपन को ऐसे पेपर में आ जाए, सोने व चांदी के निक्षालन में संकुल यौगिकों को महत्व समझाइए, तो वहां अपन ने जो पढ़ा था ना सोने व चांदी का निक्षालन, वो कंप्लीट समझाना पड़ेगा हमें। ऐसे ही आ जाए निकेल की मांड विधि में संकुल यौगिकों का महत्व बताइए, तो निकेल की मांड विधि आपको लिखनी पड़ेगी फिर। ठीक है। और उपयोग देखो, नंबर 2, औषधियों के क्षेत्र में या औषधियों में है, बात करता हूं, एक औषधि है सिस्प्लेटिन, याद रखना इसको। कौन सी है? सिस्प्लेटिन। ये क्या होती है? ये होती है समपक्ष PT NH3 का होल ट्वाइस Cl2, ये होती है, ये है सिस्प्लेटिन। मतलब देखो, ये आपको दिख रहा है Ma2B2 प्रकार का संकुल यौगिक है। इसके दो ज्यामितीय समावयव होंगे, एक समपक्ष और एक विपक्ष। एक में दोनों NH3 90 के कोण पर हों और एक में 180 के कोण पर हों। तो जो समपक्ष वाला है उसकी बात कर रहे हैं, जिसमें दोनों NH3 के बीच में या दोनों Cl2 के बीच में 90 का कोण हो, उसकी बात कर रहे हैं। तो ये है सिस्प्लेटिन, समपक्ष समावयव, ये इसका। ठीक है। इसका उपयोग
कैंसर के इलाज में किया जाता है। यह एंटी ट्यूमर वर्धक है। इसका मतलब क्या है? देखो, कैंसर रोग में आपको पता ही है गांठें बन जाती हैं, ट्यूमर बन जाती हैं, तो ये ट्यूमर को बढ़ने से रोकता है, मतलब एंटी ट्यूमर वर्धक है ये। क्लियर? अच्छा, और याद रख लेना, एक है ब्रिटिश एंटी ल्यूसाइट BAL, ये भी एक संकुल यौगिक है। ब्रिटिश एंटी ल्यूसाइट, ये इसका सामान्य नाम है। संकुल यौगिक कौन सा है उसका अपने बुक में जिक्र नहीं है, पर ध्यान रखो BAL एक संकुल यौगिक है, ब्रिटिश एंटी ल्यूसाइट। इसका उपयोग मरकरी, एंटीमनी, लेड, आर्सेनिक आदि की विषाक्तता को दूर करने में किया जाता है। देखो, जो पारा है ये जहरीला होता है, लेड है, एंटीमनी है, ये सब जहरीली हैं। ये धातु अगर शरीर के अंदर चल जाए तो शरीर को नुकसान करती हैं। तो इनके जहरीलेपन को, इनकी विषाक्तता को, शरीर में ये चल जाए शरीर को नुकसान करती हैं, तो इनके दुष्प्रभाव को नष्ट करने में काम आता है कौन? ब्रिटिश एंटी ल्यूसाइट। मतलब इनका जो शरीर पर हानिकारक प्रभाव है उसे दूर करने में काम आता है ये। ठीक है, और याद रख लेना EDTA एक लिगेंड है ना, EDTA-4 षटदंतुक। इसका उपयोग जल की कठोरता दूर करने में करते हैं। मतलब कठोर जल को मृदु बनाने में ये काम आते हैं EDTA के संकुल यौगिक। ठीक है, तो EDTA का नहीं, अपन वैसे कहें तो मैंने लिख दिया EDT का उपयोग, मतलब वैसे तो EDTA के संकुल यौगिकों का उपयोग जल की कठोरता दूर करने में किया जाता है। एक लास्ट उपयोग और देख लो इसका, जैव प्रणालियों में। ठीक है, जैव प्रणालियों का मतलब जीव जंतुओं के शरीर में। हमारे शरीर में, जीव जंतुओं के शरीर में अनेक यौगिक संकुल यौगिक हैं। ठीक है, ध्यान रखना, हम कह सकते हैं जीव जंतुओं में अनेक यौगिक कैसे यौगिक हैं? संकुल यौगिक हैं। जैसे हमारे शरीर में मिलता है हीमोग्लोबिन, मिलता है ना, हीमोग्लोबिन होता है ना, रक्त में प्रेजेंट होता है, ये आयरन धातु का संकुल यौगिक है। तो हमारे शरीर में बहुत सारे संकुल यौगिक हैं। जैसे हीमोग्लोबिन एक संकुल यौगिक है, कौन सी धातु का? आयरन धातु का। ठीक है, पेड़ पौधों में क्लोरोफिल वर्णक मिलता है, सुना होगा क्लोरोफिल, पर्णहरित, पेड़ पौधों की पत्तियों में प्रेजेंट होता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में काम आता है। जो क्लोरोफिल वर्णक होता है ये मैग्नीशियम धातु का संकुल यौगिक है। किस धातु का? मैग्नीशियम धातु का। ठीक है, ये याद रख लेना, काम आ जाएंगे। तो इसको नोट कर लो, कभी कभार इसमें छोटे मोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो वीडियो को पॉज करो और इसे नोट करो। हाँ, ये नोट कर लिया ना, कई कभार इसमें से आ जाए क्वेश्चन तो कर देना। अच्छा, अब हम इसके एक बार बुक के क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर के। ठीक है,
हाँ भाई, बुक के क्वेश्चन। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुचयनात्मक। क्वेश्चन नंबर 1 है K3FeCN6 में, देखो अधिकांश क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, मैं तो केवल हिंट देता हूँ। K3FeCN6 में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात कीजिए। मतलब Fe का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करवाया है। ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण अंक एक ही बात है, तो निकाल लो। K प्रथम वर्ग का तत्व है, LiNaKRbCS, इनका ऑक्सीकरण अंक कितना होता है? +1, तो 3 का कितना हो जाएगा? +3। Fe का कितना मानोगे? X। ऐसे क्वेश्चन आपको कराए हैं। ये लिगेंड है साइनो, जिसका ऑक्सीकरण अंक -1 होता है, तो 6 का -6 बराबर कितना आएगा? 0। तो X बराबर +3 आएगा। सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ऑक्सीकरण अंक Fe का कितना आएगा? +3। क्वेश्चन नंबर 2 है, समचतुष्फलकीय ज्यामिति वाला यौगिक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, समचतुष्फलकीय, ढंग से समझ लेना, ज्यामिति वाला यौगिक है। ऑप्शन में है, ए है NiCN का होल ट्वाइस आवेश -2, NiCN का होल ट्वाइस आवेश -2। एक तो ये ऑप्शन में है, एक ब है ऑप्शन में NiCl4 आवेश -2। ऑप्शन में स है PtCl4 आवेश -2। और ऑप्शन में द है NiCN4 आवेश -2। तो हमको इनमें से कौन सा छांटना है? कि समचतुष्फलकीय ज्यामिति वाला, मतलब जिसकी ज्यामिति समचतुष्फलकीय मतलब चतुष्फलकीय हो। आपको पता ही है, आकृति निकालने के लिए संकुल यौगिक की आकृति, संकुल यौगिक के चुंबकीय गुण और संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु जो है उसका संकरण ज्ञात करने के लिए हम संयोजकता बंध सिद्धांत की हेल्प लेते हैं। तो संयोजकता बंध सिद्धांत लगाते हैं हम, है ना, सब पे लगाते हैं। मैं इन पे लगाता हूँ पहले, एक इस पर और एक इस पर। ठीक है, तो मैं NiCl4 -2 पर लगाता हूं। क्लियर? संयोजकता बंध सिद्धांत कैसे लगाते हैं ये आपको सिखाया है। इस पर लगा रहे हैं हम, है ना। NiCl4 आवेश कितना है? -2। इसकी व्याख्या करते हैं, किससे करते हैं? संयोजकता बंध सिद्धांत, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। उससे इसकी आकृति भी निकल आएगी, हमें इसकी ज्यामिति आ जाएगी। सबसे पहले इसमें धातु कौन सी है? निकेल। और निकेल का परमाणु क्रमांक 28। ये आपको D&F ब्लॉक में सिखाया है। साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फै को नी 28 आएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं, ऑर्गन का 18, 3D8 और 4s2, 18 और 2 20 और 8 28। अच्छा, इसमें निकेल का ऑक्सीकरण अंक कितना है ज्ञात कर सकते हैं। ऐसी करते हैं ना अपन, VBT आ जाए तो संयोजकता बंध सिद्धांत के क्वेश्चन ऐसे करते हैं। निकेल का ऑक्सीकरण अंक निकाल लेते हैं रफ में। निकेल का ऑक्सीकरण अंक माना X, Cl क्लोरो का -1 तो 4 का -4। ये है ये NiCl4 -2, इसकी व्याख्या कर रहे हैं अपन, है ना। X -4 बराबर कितना आएगा? -2। तो X बराबर +4 -2, X बराबर +2। तो निकेल का ऑक्सीकरण अंक +2 है। ठीक है, तो जब निकेल का ऑक्सीकरण अंक +2 है तो इसका मतलब इसमें Na+2 आयन है। तो Na+2 में 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे आप, क्या बचेगा? ऑर्गन 3D8 4s 0 बचेगा। आगे 4p होगा वो भी खाली, 4d होगा वो भी खाली। ऐसे ही करते हैं ना।
4s में तो 0 है, पर चौथी कक्षा में पोर p और पोर d, p और d उपकोष भी तो होंगे, वो खाली है। अब इनमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण करेंगे हम। तो हम कैसे लिखते हैं, कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का वितरण करते हैं। डी में 3D में 8, 3D उपकोष में कुल कितने कक्षक होंगे, 5। 4s उपकोष में एक ही कक्षक होगा, 4p उपकोष में 3 कक्षक होंगे और 4d कक्षक में 5 कक्षक होंगे। d उपकोष में 5 कक्षक होते हैं, p उपकोष में 3, s उपकोष में 1 और d उपकोष में 5। इलेक्ट्रॉन बनने हैं d में 8, 1 2 3 ऐसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, 4 5 6 7 और 8 बढ़ दिए। अच्छा, अब लिगेंड देखते हैं। क्लोरो हैं, प्रबल लिगेंड की दुर्बल लिगेंड? दुर्बल लिगेंड। आपको पता है मैंने I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस, OH माइनस, ऑक्सीलेटो, OX माइनस 2 और H2O दुर्बल लिगेंड है। तो Cl माइनस दुर्बल लिगेंड है। दुर्बल लिगेंड के कारण केंद्रीय धातु के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता है। हम लिख सकते हैं दुर्बल लिगेंडों, कौन से हैं दुर्बल लिगेंड, Cl माइनस के कारण। ऐसे ही करोगे अगर बीबीटी का क्वेश्चन आ जाए तो। केंद्रीय धातु आयन के इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं होते हैं, ऐसे करोगे हैं। जब इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं होंगे तो ये ऐसे के ऐसे रहेंगे। मतलब 3D में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। 4s खाली, 4p में वो भी खाली और 4d आगे ये भी खाली, युग्मित नहीं होंगे। अच्छा, अब क्लोरीन क्या बनाएंगे, उपसहसबंध क्लोरो। कितने हैं, 4। तो 4 एक दंतुक होते हैं ना ये, तो एक एक बंध बनाएंगे चारों, खाली कक्षकों में बनाएंगे, Cl माइनस, Cl माइनस। अच्छा, जिन कक्षकों में उपसहसक बंध बनता है वे कक्षक अपनी ऊर्जा और आकृति समान करते हैं। तो वे कक्षक हैं कौन कौन से जिनमें उपसहसक बंध बन रहा है, 1s और 3p। मतलब केंद्रीय धातु आयन का संकरण क्या आएगा, लिख सकते हो। ऐसी एक एग्जाम्पल कराया था मैं आपको। केंद्रीय धातु आयन का संकरण आ जाएगा sp3, और संकरण sp3 है तो संकुल यौगिक की आकृति कैसी आएगी। जब संकरण sp3 आता है तो आकृति आती है चतुष्फल की है। अगर संकरण आता dsp2 तो आकृति कैसी होती, वर्गाकार समतलीय है। यहाँ केंद्र धातु का संकरण sp3 आ रहा है। sp3 क्यों, क्योंकि बंध बन रहे हैं 1s और 3p में। संकरण sp3, अगर बंध बनते 1d 1s और 2p में, संकरण होता s dsp2। तो हमको आकृति तो देख ली थी, समचतुष्फल की ज्यामिति वाला यौगिक है, तो वो यौगिक ये है NiCl4-2। तो आप किसी भी यौगिक की ऐसे व्याख्या कर सकते हैं, पेपर में आ जाए तो। क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, समझ लो इन्हें, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, EDTA-4 की समन्वय संख्या कितनी है। अगले क्वेश्चन में इसकी समन्वय संख्या पूछी है। जब इस पर आवेश -4 है तो ये है षट दंतुक। मतलब ये केंद्रीय धातु के साथ कितने उपसहसक बंध बनाता है, 6। तो इसकी समन्वय संख्या 6 होगी। समन्वय संख्या होती है लिगेंड द्वारा केंद्र धातु से बनाए जाने वाले उपसहसक बंधों की संख्या। EDTA एक षट दंतुक लिगेंड है, तो ये जब केंद्र धातु के साथ 6 बंध बनाएगा तो समन्वय संख्या 6 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PTNS3 का Cl2 के ज्यामितीय समावयवों की संख्या। इसके ज्यामितीय समावयव पूछे हैं। अच्छा, ये तो MA2B2 प्रकार का है और इसके ज्यामितीय समावयव होंगे 2। एक में ऐसा होगा, वर्गाकार समतलीय होगा भाई ये, क्योंकि चतुष्फल के तो ज्यामितीय समता दर्शाता ही नहीं है। एक में दोनों NH3 90 डिग्री के कोण पर होंगे, या ऐसे कह दूं दोनों Cl
90 डिग्री के कोण पर होंगे हैं। ये तो है समपक्ष वाला और एक विपक्ष वाला। समपक्ष वाला सिस्प्लेटिन है, ध्यान करो। ये सिस्प्लेटिन कैंसर के इलाज में काम आता है, आज ही बताया है। तो समझ गए, इसका आंसर हो जाएगा। इसके कितने ज्यामितीय समावयव हैं, क्वेश्चन ये पूछा है, तो इसके 2 ज्यामितीय समावयव हैं, एक समपक्ष और एक विपक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संकुल यौगिक नाइट्रेट व क्लोराइड लिगेंड से बना है। क्वेश्चन की भाषा स्पष्ट नहीं है पर आप ढंग से समझ लो। एक संकुल यौगिक है जो नाइट्रेट और क्लोराइड लिगेंड से बना है। नाइट्रेट होता है NO3-, क्लोराइड होता है Cl- से बना है, हम तो यूँ समझते हैं। एक संकुल यौगिक है जो इन दोनों से बना है, मतलब उसमें ये दोनों है, नाइट्रेट आयन भी है और क्लोराइड आयन भी है। क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, ये संकुल यौगिक AgNO3 के साथ 2 मोल AgCl बनाता है। मतलब इस संकुल यौगिक की अभिक्रिया, कोई संकुल यौगिक है A जिसके अंदर ये दोनों आयन हैं, और ये संकुल यौगिक AgNO3 से अभिक्रिया करके 2 मोल AgCl बनाता है। मतलब ये संकुल यौगिक जब AgNO3 से क्रिया करता है तो 2 मोल किसके बनाता है, AgCl के है। तो वो संकुल यौगिक कौन सा है, दोबारा सुन लो। एक संकुल यौगिक है जिसमें नाइट्रेट और क्लोराइड हैं, ठीक है, और वह संकुल यौगिक AgNO3 से क्रिया करके 2 मोल AgCl के बनाता है। तो इसको बैलेंस करने की कोशिश करें तो यहाँ 2 आना चाहिए, जब भी तो 2 AgCl बनेंगे, 2 मोल, ठीक है। अब जो संकुल यौगिक है उसमें 2 Cl होने चाहिए, तो उसमें ऐसा करें हम कि दोनों Cl'ों को बाहर ले आएं। तो उसमें ऑप्शन ऐसा होना चाहिए जिसमें बाहर 2 Cl हों। बाहर जब 2 Cl होंगे तभी AgCl बनेंगे। अंदर के आयन तो क्रिया ही नहीं करते, बेक्रिया नहीं करते, ये क्रिया करेंगे। जब 2 मोल AgCl बन रहा है तो सिंपल सी बात है, जो संकुल यौगिक है उसमें वर्गाकार कोष्ठक के बाहर 2 Cl होने चाहिए, सही है ना। अब ऑप्शन में देखो, ऐसा ऑप्शन में जो पहला ऑप्शन है उसमें वर्गाकार कोष्ठक के बाहर 2 Cl हैं, तो वो ही टिक करना है। मतलब जो पहला ऑप्शन है A, उसमें वर्गाकार कोष्ठक के बाहर 2 Cl है। अरे 2 Cl होने पर ही तो 2 AgCl बनेंगे, 2 मोल। बात को समझो, अगर 1 मोल AgCl बनता तो वर्गाकार कोष्ठक के बाहर 1 Cl होता, उसको टिक करते हैं हम। पर 2 मोल AgCl बन रहा है तो हम उसको टिक करेंगे जिसमें वर्गाकार कोष्ठक के बाहर 2 Cl है। तो पहला आंसर इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करता है। प्रकाशिक समावयवता अब तो ऐसे रखो, हमने तो अष्टफल के यौगिकों में पढ़ी है ना। और इसमें एक अष्टफल के यौगिक दे रखा है, ये CO En का होल ट्वाइस Cl2 और आवेश +1, ये दे रखा है। अब क्वेश्चन कह रहा है कौन सा प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करता है, बताओ ये करता है कि नहीं करता। आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, पढ़ा है। ये 2 ज्यामितीय समावयवों में मिलता है, एक समपक्ष और एक विपक्ष। ध्यान आ रहा है क्या, समपक्ष, अरे ये वो है MAA2V2, इसके 2 ज्यामितीय समावयव होते हैं, समपक्ष और विपक्ष। समपक्ष वाला प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करता है, विपक्ष वाला नहीं। तो ये प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करता है। देखो ऑप्शन में वे ही होंगे जो हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं, आपको उनमें से ही टिक करना है, ठीक है ना। तो ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन कह रहा है NiCO4 में पाए जाने वाला संकरण है। इसमें संकरण निकालना है, NiCO4 में पाए जाने वाला संकरण है। अब इसमें केंद्रीय धातु का संकरण पूछा है, वास्तविकता तो ये है। तो इसके लिए हम किसकी हेल्प लेंगे, अगर आपको केंद्रीय धातु आयन का संकरण निकालना है तो BBT की। उसी तरह से देखते हैं, निकालते हैं। Ni है 28 ऑर्गन 3D8 4s2, ये तो Ni का इलेक्ट्रॉन विन्यास। इसमें Ni का ऑक्सीकरण अंक 0 है, ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीकरण स्टेट कितनी है, 0। अरे कार्बोनिल उदासीन लिगेंड है, X + 0 = 0, सही है। तो ये ऐसे की ऐसे ही रह गया, मतलब इसमें निकेल परमाणु है, ये ऐसे की ऐसे ही होगा ना।
4s2। ठीक है। अच्छा, कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण करोगे, लिख दोगे ना, कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण। मैं फटाफट कर रहा हूँ ना, क्योंकि ऐसे मैं समझा चुका हूँ आपको बहुत बार। 3D में 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 4s में 2 भरे हुए हैं, इसमें ढंग से देख लो। आगे 4p होगा, उसमें 0 होंगे, और आगे 4d होगा, उसमें भी 0 होंगे। ठीक है। अच्छा, प्रबल लिगेंड है क्या? CO कार्बोनिल सबसे प्रबल लिगेंड है। इसके कारण इसके इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाएंगे। युग्मित मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन को ऐसे भरोगे ना पीछे, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 लिख देना नीचे। प्रबल लिगेंडों के कारण इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं, फिर इसको दोबारा बना देना है। युग्मित हो गए ये दोनों इलेक्ट्रॉन, यहाँ चले गए ना। अब बंद बनाएगा CO, तो बंद यहाँ बनेंगे 1 2 3 और 4 बंदी बनेंगे। 4 कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो संकरण क्या आएगा? ये S है और ये P है और ये D है, तो संकरण आएगा sp3। क्या आएगा? sp3। तो NiCO4 में संकरण क्या है? sp3 टिक कर देना। समझ लेना, इसको वापस देख लेना, नहीं आया तो समझ में। क्वेश्चन है क्लोरोफिल में है, क्लोरोफिल में है कोबाल्ट, मैग्नीशियम, आयरन या निकेल। हवाल ही बताया है। हेमोग्लोबिन में आयरन होता है और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, तो टिक कर देना मैग्नीशियम। क्वेश्चनों पे आते हैं नेक्स्ट, अति लघुत्तरात्मक। ढंग से समझो, खुद करने चाहिए तुम्हें क्वेश्चन, पर हम बता देते हैं, हिंट दे देते हैं। आपको थ्योरी पढ़ा दी गई है इस चैप्टर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है संकल यौगिक K3FeC2O4 K3FeC2O4 का होल थ्राइस, ये संकुल यौगिक दे रखा है। और इसमें पूछा क्या है? मैं केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण अंक क्या, इसकी ऑक्सीकरण संख्या मतलब ऑक्सीकरण अंक निकाल लो। 3K का +3 + X, ऑक्सीलेटो द्विदंतुक लिगेंड है और आवेश होता है -2, तो 3 का आवेश ऑक्सीलेटो है, C2O4 -2। ध्यान करो, ऑक्सीलेटो है। 1 का आवेश -2, तो 3 का आवेश कितना हो जाएगा? -6 बराबर 0, तो X बराबर आ जाएगा +3। एक तो ये पूछा है किन्हीं धातु का ऑक्सीकरण अंक। दूसरा इसमें पूछा है समन्वय संख्या, केंद्रीय धातु से जुड़े उप सहसंयोजक बंधों की संख्या समन्वय संख्या कहलाती है। एक ऑक्सीलेटो द्विदंतुक लिगेंड 2 बंध बनाएगा, तो 3 कितने बनाएंगे? 6। तो केंद्रीय धातु से इसमें कितने उपसहसक बंध जुड़े होंगे? 6। तो इसकी समन्वय संख्या आ जाएगी कितनी? समन्वय संख्या आ जाएगी 6। तो ये दोनों चीज पूछी है, आप निकाल के बता सकते हो। क्लियर? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल की कठोरता के निर्धारण के लिए आवश्यक लिगेंड का नाम लिखिए। जल की कठोरता अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे, आवश्यक लिगेंड का नाम पूछा है, तो आप लिख दो EDT है, इसका नाम लिख देना। ये है जल की कठोरता दूर करने के काम आता है, तो लिख देना एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेटो, ये इसका नाम है, एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेटो षड्दंतुक लिगेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है LiAlH4 का IUPAC नाम लिखो। ये आपको लिखना सिखा रखा है, खुद लिखना चाहिए, मैं इतनी हिंट दे देता हूँ। ये हाइड्राइडो है। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना। अरे इसका क्या लिखना है? IUPAC नाम किस में लिखना है? कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये हाइड्राइडो है, तो इसका खुद करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस COEN का होल ट्वाइस के दोनों प्रतिबिंब स्वरूप बनाइए। सिस मतलब समपक्ष, समपक्ष को इंग्लिश में सिक्स कहते हैं। और कह रहा है COEN का होल ट्वाइस Cl2+, इसके दोनों प्रतिबिंब समावयव बनाइए। समपक्ष वाले के 2 बना दो, इसमें क्या? समपक्ष वाले के विपक्ष वाला का तो होते ही नहीं है, तो ऐसे ही तो बनेंगे। बताए थे तुम्हें COEN, एक तो मैं बना देता हूँ, चलो।
समपक्ष वाला बनाना है तो दोनों Cl में कितना पर आप 90 पर, एक EN यहाँ जोड़ दो, एक EN यहाँ जोड़ दो, ये बन गया प्लस आवेश, एक ये बन गया, एक इसका दर्पण प्रतिबिंब। तो समपक्ष वाले के दर्पण प्रतिबिंब प्रतिबिंब समावयव बनवाए उसने, प्रतिबिंब समावयव मतलब प्रकाशक, एक ये और एक इसका दर्पण प्रतिबिंब। ये विपक्ष वाला भी होता है पर ध्यान करो वो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करता है। तो बना दो, इसमें क्या है, बहुत सरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Ni+2 आयन का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है, किस आयन का, Ni+2 का, बहुत सरल। ये तो पिछले चैप्टर का है D&F का, वहाँ Ni+2 आयन का चुंबकीय आघूर्ण ये क्वेश्चन भी कराया था। निकेल का परमाणु क्रमांक कितना होता है 28, ऑर्गन 3d8 4s2। अब ये तो Ni+2 आयन है तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, क्या बचोगे, ए ऑर्गन 3d8 4s0। इलेक्ट्रॉन भरोगे, कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 8 हो गए क्या, 4s में कितने भरोगे 2, आगे 4p 4d सब खाली यही है। अरे ये 0 हो गए यार, तो इसमें 0, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2 आएंगे, डी में 8 भरोगे तो 2 आएंगे ना। तो म्यू बराबर √ ऐसा क्वेश्चन आपको कराया गया है। n × n+2 का फॉर्मूला लगाओगे, n है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला है। n का मान 2, n है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, Ni+2 आयन में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 2 रख देना, सॉल्व कर देना, n का मान 2 रख करके सॉल्व कर देना, √8 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Mn2CO12 का IUPAC नाम लिखो, ये थोड़ा सा लगाया है। Mn2CO12 इसका IUPAC नाम लिखो। एक बात सुनो मेरी, अब तक तुमने जितने भी संकुल यौगिक पढ़े हैं उसमें केंद्रीय धातु एक ही होती थी, इसमें संकुल केंद्रीय धातु 2 है, Mn 2 है, ढंग से देखो तो। ठीक है, अब तक जितने भी संकुल यौगिक मैंने बताया उनमें कितनी होती थी केंद्रीय धातु 1, इसमें 2 हैं। हमको कुछ भी दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लिगेंड लिखेंगे, ये कौन सा लिगेंड है, कार्बोनिल, ऐसे ही करोगे ना। सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखोगे कार्बोनिल, पर लिगेंड के नाम से पूर्व उसकी संख्या दर्शाने के लिए डाई ट्राई ऐसे शब्द काम में लेते हैं। ये 12 हैं, एक अपन 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 12 के लिए काम में लेते हैं डूडेका। क्योंकि तुमने पढ़ा होगा 11 को अनडेक, 12 को डूडेक बोलते हैं, तो डूडेका, तो ये हो गया डूडेका कार्बोनिल, लिगेंड फ्री। उसके बाद लिखोगे केंद्रीय धातु। अब ये 2 है, अब तक तो केंद्रीय धातु 1 थी, अगर केंद्रीय धातु 2 आए तो डाई लगेगा, 3 आए तो ट्राई लगेगा, तो इसका नाम हो जाएगा डूडेका कार्बोनिल डाई मैंगनीज। हम अब तक तो क्या है, केंद्रीय धातु 1 ही आती थी तो डाई वाई लगाते ही नहीं थे, तो इसका नाम हो गया डूडेका कार्बोनिल डाई मैंगनीज। और केंद्रीय धातु का ऑक्सीकरण 0 आएगा। अरे कार्बोनिल यौगिकों में आपको पता ही है डी ब्लॉक की धातुओं के ऑक्सीकरण 0 होते हैं, निकाल लो। 1 Mn का x, 2 का 2x प्लस कार्बोनिल का 0 बराबर 0, 2x बराबर 0, x बराबर 0। कार्बोनिल उदासीन लिगेंड है तो इसका नाम हो गया डूडेका कार्बोनिल डाई मैंगनीज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उभयदंतुक लिगेंडों को एक उदाहरण देकर समझाइए, समझा देना, ये तो आपको पता ही है। उभयदंतुक लिगेंड क्या होते हैं, वे लिगेंड जिनका अणुसूत्र समान हो पर केंद्र धातु से उपसह संयोजक बंध बनाने वाले दाता परमाणु भिन्न भिन्न हो, जैसे Cn-, Nc-, साइनो और आइसोसाइनो। आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, पढ़ाया है। निम्नलिखित लिगेंडों में एक दंतुक द्विदंतुकों को छांटना है। En बताइए, एक दंतुक है द्विदंतुक है, द्विदंतुक। Cn- एक दंतुक, DMG डाइमेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो द्विदंतुक, और एक लिख रहा है ACAC, ये भी एक द्विदंतुक लिगेंड है, जो अपने बुक में नहीं था इसलिए अपन ने इसको पढ़ा नहीं। इसका पूरा नाम है एसीटो एसीटेटो। ठीक है, क्या नाम है, एसीटो एसीटेटो। वो उसका सिंबल है ये ACAC, जैसे ऑक्सीलेटो का सिंबल OX होता है, तो एक द्विदंतुक लिगेंड है ये ACAC, जिसका पूरा नाम क्या है, एसीटो एसीटेटो, एक द्विदंतुक लिगेंड है। क्लियर? अच्छा,
हाँ भाई, आगे बढ़ते हैं। कीलेट प्रभाव से आप क्या समझते हैं? तो वो कीलेट वलय वाला समझाना है हमें। कीलेट लिगेंड, कीलेट वलय, समझ गए हम? मेरी बात एक बार फिर सुन लो। कीलेट प्रभाव से आप क्या समझते हैं? तो आप ऐसे लिखोगे, द्विदंतक व बहुदंतक लिगेंड केंद्रीय धातु आयन के साथ वलयों का निर्माण करते हैं। ये वलय क्या कहलाती हैं? कीलेट वलय। और ये लिगेंड क्या कहलाते हैं? कीलेट लिगेंड। फिर आगे लिखना है, कीलेट वलयों के कारण संकुल यौगिक के स्थायित्व में वृद्धि हो जाती है। मैंने बताया था, जैसे जैसे कीलेट वलयों की संख्या बढ़ती है, संकुल यौगिक का क्या बढ़ता है? स्थायित्व है। तो कीलेट लिगेंड जो हैं संकुल यौगिक के स्थायित्व में वृद्धि करते हैं, जिसे कीलेट प्रभाव कहते हैं। कीलेट यौगिक संकुल यौगिक के स्थायित्व को बढ़ाते हैं ना, और इसे क्या बोलते हैं? कीलेट प्रभाव। तो अपन लिख सकते हैं कीलेट लिगेंडों का संकुल यौगिक के स्थायीकरण पर प्रभाव, या ऐसे लिख दो, कीलेट लिगेंड संकुल यौगिक के स्थायित्व में वृद्धि करते हैं, जिसे कीलेट प्रभाव कहते हैं। तो ऐसा पूरा समझाओ कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अणुसूत्र CONH3 का होल 5 SO4Br। अणुसूत्र दिया है, ये थोड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन है। अणुसूत्र क्या दिया है? CONH3 का होल 5 है शायद, और मैं देख लूंगा, SO4Br। ये अणुसूत्र है किसी संकुल यौगिक का। हाँ, अणुसूत्र CONH3 का होल 5 SO4 वाले दो संकुल यौगिक, मतलब दो संकुल यौगिक हैं। एक बोतल ए में भरा गया है, एक बोतल बी में। दो संकुल यौगिक हैं, मान लो एक फर्स्ट और एक सेकंड। दो संकुल यौगिक हैं जिनका अणुसूत्र ये है, दोनों का, मतलब दोनों एक दूसरे के समावयव हैं। दोनों का अणुसूत्र ये है, फर्स्ट को बोतल ए में भरा है और सेकंड को बोतल बी में भरा है। क्लियर? अच्छा, आगे क्या कह रहा है? इनमें से एक संकुल यौगिक BaCl2 के साथ श्वेत अवक्षेप बनाता है। मान लो ये फर्स्ट संकुल यौगिक जो है, जब इसकी अभिक्रिया हम BaCl2 से कराते हैं तो श्वेत अवक्षेप बनता है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक संकुल यौगिक BaCl2 से अभिक्रिया करके श्वेत अवक्षेप बनाता है। थोड़ी सी आपको जानकारी दे देता हूँ, BaSO4 का अवक्षेप जो होता है वो श्वेत होता है। तो मैं थोड़ा सा आइडिया लगा गया कि भाई ये BaCl2 से अभिक्रिया करके श्वेत अवक्षेप बना रहा है, तो वो श्वेत अवक्षेप, भाई इस संकुल यौगिक में SO4 तो है ही है, तो वो BaSO4 का ही श्वेत अवक्षेप बना रहा होगा। और दूसरा संकुल यौगिक जो है वो AgNO3 से अभिक्रिया करके AgBr का हल्का पीला अवक्षेप बना, उसने कहा है हल्का पीला अवक्षेप बना रहा है। कैसा अवक्षेप बना रहा है? हल्का पीला। और हल्का पीला अवक्षेप होता है AgBr का है। अब कह रहा है आगे, बोतल ए और बी में उपस्थित संकुलों के सूत्र लिखिए। संरचना सूत्र लिख पा रहा है, मतलब बोतल ए में कौन सा संकुल यौगिक है और बोतल बी में कौन सा संकुल यौगिक है, ये बताना है। देखो भाई, आइडिया लगाओ, दो संकुल यौगिक है फर्स्ट और सेकंड, दोनों का अणुसूत्र ये है, ढंग से समझ लेना, दोनों का फॉर्मूला ये है। और दोनों संकुल यौगिकों में एक संकुल यौगिक मान लो वो फर्स्ट है, BaCl2 से अभिक्रिया करके श्वेत अवक्षेप बनाता है, तो हमें पता होना चाहिए कि वो श्वेत अवक्षेप शायद किसका बनकर होगा? BaSO4 का। और दूसरा संकुल यौगिक AgNO3 से क्रिया करके AgBr का श्वेत अवक्षेप बना रहा है, तो मेरे हिसाब से तो जो फर्स्ट संकुल यौगिक है वो ये होना चाहिए, CONH3 का होल 5 BrSO4। फर्स्ट संकुल यौगिक तो ये होना चाहिए, जब ही तो ये BaCl2 से क्रिया करेगा। मैं पहले ही कह रहा हूँ, क्रिया में अंदर के बाहर ना भाग नहीं लेते हैं, क्रिया में बाहर के आयन भाग लेते हैं, अंदर के नहीं। तो BaSO4 का श्वेत अवक्षेप बन जाएगा, और संग में यहाँ पर SO4 की जगह 2 Cl आ जाएंगे। सही है, नया संकुल लवण बन जाएगा, BaSO4 बन जाएगा और 2 Cl2 यहाँ जुड़ जाएंगे। इस तरह से नया संकुल, तुम समझ गए होंगे फर्स्ट संकुल यौगिक मैंने ये क्यों माना। अगर SO4 बाहर होगा तभी तो BaSO4 का श्वेत अवक्षेप बनेगा। और सेकंड संकुल यौगिक मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, CONH3 का होल 5 SO4 अंदर और Br बाहर। Br बाहर होगा जब ही तो AgNO3 से अभिक्रिया होकर के AgBr का पीला अवक्षेप बनेगा।
तो फर्स्ट संकुल यौगिक ये होना चाहिए जो बोतल ए में है, और सेकंड संकुल यौगिक ये होना चाहिए। क्लियर? अरे सीधी सी बात है यार, BaSO4 का श्वेत अवक्षेप बन रहा है तो इसमें सीधी सी बात है SO4 बाहर होगा। इधर AgBr का श्वेत अवक्षेप बन रहा है तो नेक्स्ट संकुल यौगिक में Br बाहर होगा आयनिक मंडल में। तो ये अपन फर्स्ट और सेकंड दोनों का अणुसूत्र समान है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्न संकुलों में केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात कीजिए। ये आप खुद करो। केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था आपके लिए होमवर्क। ठीक है, आंसर कमेंट बॉक्स में दो, ज़्यादा बढ़िया है। एक तो इसकी खुद कर लेना, ये तो ऑक्सीकरण अवस्था खूब निकाली है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, sp3 dsp2 कक्षक प्रयुक्त करने पर आकृति क्या होगी? sp3 कक्षक प्रयुक्त होने पर आकृति मतलब संकरण sp3 होने पर आकृति कैसी होगी? संकरण sp3 होने पर आकृति आपको पता ही है, संकरण sp3 होने पर आकृति चतुष्फलकीय होगी। और कह रहा है संकरण dsp2 होने पर आकृति कौन सी होगी? dsp2 होने पर आकृति वर्गाकार समतलीय होगी। आकृति बना दो, लिख दो। संकरण अगर dsp2 है तो आकृति वर्गाकार समतलीय होगी। नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है? प्रत्येक का एक एक उदाहरण दो, एक एक उदाहरण दे दो कोई है। जैसे आपने देखा था NiCl4 निकाला था मैंने -2, वो इस तरह की आकृति का आया था। और NiCN4 या निकालोगे तो वो इस तरह की आकृति का आएगा। निकाल के देख लेना, दो उदाहरण देने हैं। उदाहरण दूं? घर पे आप आराम से टाइम निकल जाए तो आप कर लेना, BBT से निकाल लेना। ये इसका उदाहरण है। इसकी आकृति कैसी आएगी? चतुष्फलकीय। और इसकी आकृति NiCN का होल 4 आवेश -2, इसकी आकृति कैसी आएगी? वर्गाकार समतलीय, क्योंकि इसमें संकरण dsp2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंधात्मक प्रश्न है। NiCN का होल 4 -2 किसकी आकृति बनाते हुए संकरण वंकरण निकालनी है। मतलब इसकी आकृति, इसका संकरण सबको समझाना है। तो कौन से समझाओगे आप? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी थे ये समझाए मैंने, ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो। संयोजकता बंध सिद्धांत से समझाना है इसकी आकृति पर। निबंधात्मक प्रश्न है, आ जाते हैं पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की सहायता से, इसको सुन लो और समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की सहायता से एक तो है FeH2O का होल 6 +2, और एक है FeCN6 -4। इनकी विवेचना करनी है। और किससे विवेचना करनी है? क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत से। तो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत से समझाएंगे अभी नहीं हम। सबसे पहले Fe का परमाणु क्रमांक कितना? 26। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास AR 3d6 4s2। इसमें Fe का ऑक्सीकरणांक निकाल सकते हो। कल्याण सोच रहे हैं कि मैं तो BBT से कर रहा हूँ व्याख्या, नहीं, मैं कर रहा हूँ क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत से। Fe का ऑक्सीकरणांक निकाल लो, इसमें +2 आएगा। तो इसमें Fe+2 आयन है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे। ऑर्गन 3D में 6 और 4s में कितने बचे? 0। ठीक है, अरे ठीक है। अब यहाँ पर क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत से हम इलेक्ट्रॉनों का वितरण करेंगे। 3D में 6 है ना, 1 2 3 4 5 6। अब लिखोगे किसके कारण? लिगेंडों के कारण। यहाँ लिख देना कहीं भी, लिगेंडों के कारण। इसके D कक्षक 2 भागों में पार्टित हो जाएंगे। ये समन्वय संख्या 6 वाला अष्टफलकीय यौगिक है। तो अष्टफलकीय तो ऊपर कौन से आएंगे? dx² y² dz²। इसके नीचे dxy। देख लो, चेंज कर दिया मैंने। मैं कौन से स्थान पर, किस पर चला गया? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पर, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत पर। यहाँ क्या लिखोगे? dxy dxz। इलेक्ट्रॉन भरने कितने? 2 3 4 5 6। 6 कैसे भरोगे? लिगेंड देखोगे है, लिगेंड कैसा है? दुर्बल लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे भराएंगे 1
2 3, लिगेंड दुर्बल है तो चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, पता ही है ना। डी में 6 भरे हैं अपन ने, तो डी में 6 भरने हैं। लिगेंड दुर्बल है तो लिख देना दुर्बल लिगेंड के कारण। तो 1 2 3 चौथा ऊपर क्यों जा रहा है? क्योंकि विपाटन ऊर्जा का मान क्या है? कम है, लिगेंड दुर्बल है। 5 और छठा यहाँ आएगा है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देना, लिखना चाहो तो है। ये कौन से कक्षक हैं? T2G की EG? ये T2G और ये EG। T2G में 4, EG में 2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। ऐसे इसकी व्याख्या कर देना, थोड़ी बहुत भाषा लिख देना ना इसमें अपने हिसाब से। इसमें Fe वही 26, ऑर्गन 3D8 4s2। इसमें Fe का ऑक्सीकरणांक इसमें भी +2 आएगा, X -6 -4। ऑर्गन 3D में कितने बचेंगे? इसमें भी 8 है, 8 नहीं 6 6 6 6, इसमें भी 6। अब 6 भरोगे तो यहाँ पर भरने का तरीका बदल जाएगा भाई, प्रबल लिगेंड है CN, तो 6 से भराएंगे 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा वो T2G में 6 आएगा, EG 0 है। तो दोनों में तुलना हो गई क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत से। नीचे लिख सकते हो इसके T2G में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके EG में कक्षकों में 2, इसके T2G में 6 और EG में 0। इस तरह से इसको पूरा कर सकते हो। किससे तुलना की है मैंने? क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत से, ना कि, समझ गए होंगे। हाँ, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। CONH3 का होल 4 Cl के IUPAC नाम लिखने हैं, खुद कर लेना। आयनन समावयवता को परिभाषित करना है, कर देना। आयनन समावयवता आपको पढ़ाई गई है। और लास्ट में संकुल यौगिक दे रखे हैं, इनके IUPAC नाम लिखने हैं, ठीक है। तो इनके IUPAC नाम लिखना, एक बार बता देता हूँ मैं। एक संकुल यौगिक में बोरोन दे रखी है, बोरोन केंद्रीय धातु, ठीक है। इसका नाम ऋणावेशित लिगेंड होने पर बोरेट होगा, है। मेरे संकुल यौगिक ऋणावेशित है ना, तो बी के लिए क्या लिखा जाएगा? बोरेट, बोरेट। और तो कोई कठिन है ही नहीं। तो इसमें 4 हैं अपने संकुल यौगिकों के IUPAC नाम लिखने, 4 दे रखे हैं ABCD। आप चारों के मुझे IUPAC नाम लिख करके बताओगे, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना। संकुल यौगिक चारों के IUPAC नाम लिख करके कमेंट बॉक्स में डाल देना। और अगर उनके नाम में दिक्कत आती है तो मैं शाम तक इन चारों के IUPAC नाम लिख करके मैं कमेंट बॉक्स में आपके लिए डाल दूंगा, ठीक है ना। अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अब हम कल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, और उसमें सतर्कता से पढ़ना, बहुत ढंग से पढ़ना। सबसे टफ मानी जाती है, मैं इजी बनाने की कोशिश करूँगा आपके लिए, तो पूरी मेहनत से पढ़ना उसको, ठीक है।